नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में नौजवानों की बताई बड़ी भूमिका। देश भर के 47 शहरों में आयोजित 16वें रोजगार मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र किए वितरित। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही बंद हो गए थे दोनों इंजन। एयर इंडिया का बयान, जांच में सहयोग रखेंगे जारी। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गर्व का पल। लोगों से मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने का किया आह्वान। और विंबलडन में महिला एकल की खिताबी भिड़ंत आज। अमेरिका की एमांडा एनिसिमोवा और पोलैंड की इगा श्वितेंक होंगी आमने सामने। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16वें रोजगार मेले के तहत हजारों नियुक्ति पत्र जारी किए। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेले में देश भर के 47 स्थलों से नवनियुक्त युवा जुड़े। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हुई हैं। इनमें 40,000 से अधिक नियुक्तियां भारतीय रेलवे में हुई हैं। रोजगार मेले की यह पहल रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस दौरान कहा कि उनकी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार के लाखों अवसर उपलब्ध करा रही है। पीएम ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार में पक्की नौकरी वाले लाखों युवाओं का एकमात्र लक्ष्य राष्ट्र सेवा होना चाहिए। पीएम ने इसके लिए नागरिक प्रथम का सूत्र अपनाने को कहा। आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। इस दौरान पीएम ने 5 देशों की अपनी हालिया यात्रा का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि उन्हें हर देश में भारतीय युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। पीएम ने इन देशों के साथ हुए समझौते से देश के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होने की बात कही। जितने भी समझौते हुए हैं उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है। डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ, मिनरल्स, ऐसे कई सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स में हुए समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का जोर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी है। पीएम ने इसके लिए एलआई स्कीम जैसे कदम गिनाए, जिनसे करोड़ों रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। भारत ने
एक और बड़ी उपलब्धि लोकोमोटिव सेक्टर में हासिल की है। पुराने जमाने में जिसको रेल का इंजन कहा करते थे हम लोग, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाने वाला देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, मेट्रो कोच हो, आज भारत इनका बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का एफडीआई आया है, यानी नई कंपनियां आई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नए रोजगार बने हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अभूतपूर्व स्तर पर जारी जन कल्याण परियोजनाओं से आर्थिक अवसर बढ़े हैं। देश में आर्थिक असमानता तेजी से कम हो रही है। आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है, दुनिया को, भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वलिटी वाले शीर्ष के देशों में रखा जा रहा है, यानी असमानता तेजी से कम हो रही है। हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अहमदाबाद में बीती 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद होना बताया गया है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में जो बताया गया है कि किस तरीके से विमान के दोनों इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ हो गए। इस कारण टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही विमान के इंजन बंद हो गए। रिपोर्ट के अनुसार दोनों इंजन में रिलाइट की प्रक्रिया शुरू हुई। इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर करने लगा, लेकिन इंजन 2 यानी दूसरा इंजन जो था वो पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। इसके अलावा कॉकपिट में पायलटों के बीच संवाद के विश्लेषण से ये भी पता चला है कि फ्यूल कट ऑफ किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। रिपोर्ट के अनुसार विमान के ऑटोमेटिक सिस्टम ने आपात परिस्थितियों को देखते हुए स्वतः सहायता करने की कोशिश की। हालांकि रैम, एयर टर्बाइन और एपीयू जैसी प्रणालियों को सक्रिय करने के बावजूद विमान क्रैश होने से नहीं बचाया जा सका। जांच में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी थे। इससे स्पष्ट होता है कि बर्ड हिट इस दुर्घटना का कारण नहीं था। एआईपी के अनुसार दुर्घटनास्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली गई है और मलबा सुरक्षित जगह रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। हादसे की विस्तृत जांच, विश्लेषण और साक्ष्य संग्रह अभी भी जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। तो लगातार हमने आपको बताया किस तरीके से अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट अभी आई है इस दुर्घटना को लेकर, क्या कुछ उसमें बताया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अगर बात की जाए एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया की तरफ से भी लगातार जो बयान है वो सामने आया है, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों भी किस तरीके से लगातार जो जांच में पूरी तरीके से एयर इंडिया ने सहयोग किया था, उसी को लेकर एक बार फिर से यहाँ पे जो बयान है वो सामने आया था। लेकिन फिलहाल जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो दोनों इंजन हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और उसी के चलते जो हादसा है वो हुआ। साथ साथ इस तरह का कहीं ना कहीं आकलन लगाया जा रहा था कि किसी जो पक्षी है वो तो सामने नहीं आया था, लेकिन इस तरह की भी कोई जो साक्ष्य हैं वो नहीं मिले हैं। डीजीसीए लैब में परीक्षण विमान में ईंधन भरने के लिए आपको बता दें जो भुसर है उसका इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ डीजीसीए की प्रयोगशाला में परीक्षण संतोषजनक हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट पर एयर इंडिया ने जारी किया है। इस बयान में बताया गया है कि दुर्घटना प्रभावित परिवारों और अन्य लोगों के साथ खड़े हैं, एयर इंडिया ने ये कहा है। साथ ही एयर इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम जांच में पूरा सहयोग जारी रखेंगे। इसके अलावा नियामकों और हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं
लगातार जो काम है वो किया जा रहा है, ये भी तमाम जो बयान है इंडिया की तरफ से दिए गए हैं। तो अभी तक अगर देखा जाए प्रारंभिक जांच में जो तमाम तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये अभी बाकी है, और अभी भी जो पूरी जांच है लगातार की जा रही है, अलग अलग साक्ष्य जो हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं, जिसकी विस्तृत जांच हो रही है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज ने शहादत दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा और कार्यक्रमों के माध्यम से 350 वर्षों के पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान की जा रही है। 300 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में महाराष्ट्र के रायगढ़ किले की अपनी यात्रा की तस्वीरें एक्स पर साझा की। उन्होंने अपनी इस यात्रा को याद करते हुए लिखा, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नमन करने का अवसर मिला। मैं इस यात्रा को हमेशा याद रखूंगा। NIA ने मिजोरम में प्रतिबंधित हथियार और गोला बारूद जब्ती मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। NIA के अनुसार जब्त हथियार एक बांग्लादेशी उग्रवादी समूह को भेजे जाने थे। एजेंसी ने बताया कि आइजोल की एक अदालत के समक्ष दाखिल आरोप पत्र में लाल बियाकांचुगा उर्फ डेविड लाल थोमचेउवा उर्फ थावमा मालसावमा उर्फ मालसावमा लॉन्चेड, रोलियनसंगा उर्फ सांगा और आलोक विकास चकमा को नामजद किया गया है। NIA द्वारा जारी बयान के अनुसार आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम 1959 और विदेशी अधिनियम 1946 के संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। NIA 15 जनवरी 2025 को मिजोरम पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर अपनी कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसी ने कहा है कि मिजोरम के मामिद जिले के संथा गांव से जब्त किए गए हथियारों में 6 AK-47 राइफल, 13 मैगजीन और करीब 10,050 कारतूस शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ढीले फास्टैग पर शिकंजा कसा है। अब टोल संचालन अधिक सुगम हो गया है। NHAI ने टोल प्लाजा पर ढीले फास्टैग टैग इन हैंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। दरअसल कुछ वाहन मालिक जानबूझकर फास्टैग विंडस्क्रीन पर नहीं लगाते, जिससे टोल पर भीड़, गलत लेनिंग और सिस्टम में गड़बड़ी होती है। NHAI ने ऐसे मामलों की सूचना के लिए ईमेल ID जारी की है और रिपोर्ट मिलते ही त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। टोल एजेंसियों और रियायत धारकों को ऐसे फास्टैग की तत्काल रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें अब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये कदम मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF और वार्षिक पास जैसे आगामी टोलिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि फास्टैग की प्रामाणिकता और प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहे। केंद्र सरकार और रेल
मंत्रालय ने रेलवे भर्तियों में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए पारदर्शिता, तकनीक और तेजी के साथ परीक्षा प्रणाली में सुधार किया है, जिसका परिणाम है कि रेलवे भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों की सुविधा, परीक्षा में निष्पक्षता और नियुक्तियों में तेजी आई है। इस सुधारों में सबसे प्रमुख है एक बार रजिस्ट्रेशन प्रणाली, जिसमें अब उम्मीदवारों को हर भर्ती के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन से सभी भर्तियों में आवेदन आसान होगा। आधार आधारित KYC और रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन जैसे परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार आधारित पहचान सत्यापन, चेहरा मिलान और फोटो वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। रेल मंत्रालय ने नई सालाना भर्ती कैलेंडर व्यवस्था से ALP, NTPC टेक्नीशियन, RPF, पैरामेडिकल और लेवल 1 सहित ग्रुप C के सभी पदों के लिए साल भर का परीक्षा कैलेंडर घोषित किया है। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीखों, चरणों की पूर्व जानकारी मिलती है। रेलवे भर्ती में ये सुधार समावेशी, पारदर्शी और आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करते हैं। तकनीक के बेहतर उपयोग और उम्मीदवारों की सुविधा पर केंद्रित इन बदलावों से न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि विश्वास भी बढ़ेगा। रेलवे ने वर्ष 2024 में कुल 1,08,324 पदों पर भर्ती की, जिसमें लेवल 1 पद पर 32,438 पद, NTPC ने 11,558 पद, ALP ने 18,799 पद, टेक्नीशियन के 14,298 पद, JEE के 7,951 पद, RPF, SI और कांस्टेबल मिला के 4,660 पद शामिल हैं। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की भी। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब में बिजली चमकने और आंधी तूफान के साथ मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। IMD ने 2 दिन के लिए बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता से झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। 13 और 14 जुलाई को बारिश में तेजी आने की संभावना है। कमोवेश ऐसा ही मौसम गुजरात के विभिन्न हिस्सों में देखा जा रहा है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। IMD ने आज और कल के लिए हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में अत्यधिक बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार झारखंड में गढ़वा, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी है। रांची मौसम विभाग के अनुसार 15 जुलाई तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली, NCR में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। भारतीय टेलीविजन न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो DD न्यूज़ पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम वार्तावली एकमात्र साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम है। हर उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय यह कार्यक्रम आज अपने 500वां अंक पूरा करेगा। इस कार्यक्रम के शुरू होने से लेकर अब तक के 10 साल की यात्रा पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। DD न्यूज़ पर संस्कृत भाषा में ऑडियो विजुअल स्वरूप में प्रसारित होने वाला एकमात्र साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम है वार्तावली। संस्कृत भाषा एवं भारतीय ज्ञान परंपरा को समर्पित इस कार्यक्रम का पहला अंक 10 साल पहले 28 जून 2015 को प्रसारित हुआ था। यह एक विशेष दिन था क्योंकि इसी दिन 16वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का भी उद्घाटन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। इस कार्यक्रम की अवधि 30 मिनट की होती है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण शनिवार शाम 6:30 बजे एवं पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 7:30 बजे किया जाता है। यह कार्यक्रम संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वार्तावली कार्यक्रम संस्कृत जानने वालों के साथ साथ सामान्य जन को भी संस्कृत से जोड़ने का प्रयास निरंतर करता आ रहा है। इस कार्यक्रम के प्रत्येक अंक में संस्कृत का एक सुभाषित सुनाया जाता है एवं इसके हिंदी एवं अंग्रेजी अर्थों को भी बताया जाता है। साथ ही सप्ताह भर की कुछ प्रमुख खबरों को प्रवाही वार्ता अर्थात स्पीड न्यूज के रूप में दर्शकों को दिखाया जाता है। संस्कृत, संस्कृति या समसामयिक विषय पर एक स्टोरी प्रस्तुत होती है। इस साप्ताहिक पत्रिका में तृतीया प्रभाग के अंतर्गत किसी विशेष अतिथि के साथ संवाद भी किया जाता है। कार्यक्रम ने अपनी 10 वर्षों की यात्रा में बहुत से परिवर्तन किए। ऐसा ही एक प्रयास था बॉलीवुड के गीतों को संस्कृत में ट्रांसलेट करने का।
इसके लिए प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती थी, जो देश के साथ साथ विदेशी दर्शकों के द्वारा भी प्रशंसित होती थी। तत्वतः वार्तावली के 4 प्रमुख प्रभाग हैं, जिन्हें केंद्रज, त्रिज्या, प्रविधि एवं व्यास नाम दिया गया है। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि वार्तावली कार्यक्रम अपने 500 अंक पूरे कर रहा है। यह टीवी पर प्रसारित होने वाला एकमात्र साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम है जिसमें समाचार भी है, ज्ञान विज्ञान की बात भी है और मनोरंजन भी। 10 वर्षों से निरंतर प्रसारित हो रहे इस संस्कृत कार्यक्रम को दर्शकों का, प्रसिद्ध गणमान्यों का स्नेह मिलता रहा है। आज इस कार्यक्रम के 500वें अंक का प्रसारण होना है। संस्कृत जगत को विशेष समर्पण, साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक क्षण का। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में तमिलनाडु कोयम्बटूर के ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान में कपास उत्पादकता बढ़ाने को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत में कपास का इतिहास, परिदृश्य, चुनौतियां, उत्पादकता बढ़ाने के लिए आगामी रणनीतियों पर गहन विचार विमर्श हुआ। तमिलनाडु में कोयम्बटूर के ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान में कपास उत्पादकता बढ़ाने को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेतों में जाकर कपास उत्पादक किसानों से बातचीत की। उन्होंने हितधारकों से परामर्श करते हुए उनकी समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में भी जाना। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों के समान भारत में भी कपास उत्पादन बढ़ाने को लेकर हर संभव कदम उठाने होंगे। आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लक्ष्यबद्ध होकर आगे बढ़ना होगा। वायरस प्रतिरोधी उन्नत बीज बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित समय सीमा में किसानों तक इन उन्नत किस्मों के बीज की पहुंच सुनिश्चित भी करनी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कई बार उन्नत किस्म के बीज तैयार कर लिए जाते हैं। विदेश गए हैं, उनको मालूम पड़ना चाहिए തിരുവനന്തപുരം में भाजपा वाले इकट्ठा हुए। പിണറായി വിജയൻ വിദേശത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇവിടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു എന്ന്. दोनों हाथ उठाइए जरा, രണ്ട് കൈയും എല്ലാവരും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. विकसित केरलम के संकल्प की मुट्ठी भींचिए, വികസിത കേരളത്തെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित केरल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राजीव चंद्रशेखर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जॉर्ज कुरियन जी, हमारे वरिष्ठ नेता और केरल भाजपा के प्रभारी श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, संसद में मेरी साथी और केरल की सहप्रभारी बहन अपराजिता सारंगी जी, जिन्होंने अभी अभी गत टर्म में केरल के अध्यक्ष पद का बहुत अच्छे से दायित्व निर्वहन किया। जोर से ताली बजाइएगा श्री के सुरेंद्रन के लिए, जिन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद को लास्ट टर्म में संभाला। श्री वी मुरलीधरन जी, श्री अब्दुल्ला कुट्टी जी, श्रीमती पद्मजा वेणुगोपाल जी, श्री अनिल एंटनी जी, श्री पी.के. कृष्णदास जी, श्री ए.एन. राधाकृष्णन जी, श्री कर्मना जी, और आज अब मैं बोल रहा हूं, इसका अनुवाद करना। भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे हर जगह से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, മന്ത്രിസഭയിൽ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ ശ്രീ ജോർജ്, सब बोलने की जरूरत नहीं है। കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാമായ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് എന്റെ സാദര നമസ്കാരം.
सबसे पहले मैं महान मलयाली भाषा में बोल नहीं पाता हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। മലയാളത്തിൽ സുന്ദരമായ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले श्री मन्नत पद्मनाभन जी की इस भूमि को, नारायण गुरु की ये भूमि को, महात्मा अय्यन काली की भूमि को और पंडित करुप्पन की भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं. ആദ്യമായി ഈ നാടിന്റെ മഹാനായ പുത്രൻ ശ്രീമാൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ, മഹാത്മാ അയ്യൻകാളി, പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ എന്നീ മഹാന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഈ നാടിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി വണങ്ങുന്നു. यही भूमि है जहां आदि शंकर का जन्म हुआ. वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, वैदिक गणित और कई सारे फिलॉसफी के ग्रंथों की रचना आदि शंकराचार्य ने की है. आज मैं मनपूर्वक आदि शंकराचार्य की महान आत्मा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं. വേദവേദാന്തങ്ങൾക്ക് ഭാഷ്യം രചിച്ച, ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് ഭാഷ്യം രചിച്ച, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം രചിച്ച ആദിശങ്കരൻ പിറന്ന ഈ നാടിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ആദിശങ്കരന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. और अभी अभी थोड़े समय पहले मैं केरल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय का उद्घाटन कर कर आया हूं. जब मैं उद्घाटन का दीप प्रज्वलन कर रहा था, तब मेरे मन में वो सैकड़ों बलिदानी कार्यकर्ताओं का याद आता था, जिन्होंने अपनी जान देकर हमारी विचारधारा और हमारी पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं. അല്പസമയം മുൻപാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അതിസുന്ദരമായ സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ ആദർശത്തെ ഈ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത നൂറുകണക്കിന് ധീര ബലിദാനികളുടെ മുഖങ്ങളാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. मैं 12 साल से केरल आ रहा हूं. केरल की राजनीतिक गतिविधियों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं. भाई, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷമായി കേരളത്തിൽ വന്ന് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. अन्य दलों की जितनी जनसभा होती है, इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है. वो केरल में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का परिचायक है. കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ സമ്മേളനം, ഇത്രയും സാധാരണ മനുഷ്യർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ഈ സമ്മേളനം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭാവി ശോഭനമാണ്, കരുത്തുറ്റതാണ്. आज केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है. मैं केरल के प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया. इस कार्यालय का भूमि पूजन भी मैंने किया था और उद्घाटन भी मैंने किया है. ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കാര്യാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനോട് അതിനൊരു അവസരം തന്നതിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഉദ്ഘാടനം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഭൂമി പൂജ നടത്താനുള്ള അവസരവും എനിക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. और आज मैं प्रभु पद्मनाभ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि नूतन कार्यालय केरल में एनडीए की सरकार बनाने की शुरुआत साबित होगा. ഇന്ന് ഈ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശ്രീ പത്മനാഭനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഈ സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടുകൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നിയമസഭയിലേക്കും ലോകസഭയിലേക്കും പ്രതിനിധികളെ അയക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. भाइयों बहनों,
अन्य दलों के लिए कार्यालय एक काम करने की जगह होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय ये हमारे लिए मंदिर की स्थान जितना पवित्र स्थान है। നമുക്കറിയാം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഓഫീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കാര്യാലയം എന്നുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തോളം തന്നെ പവിത്രമായ സ്ഥലമാണ്. कार्यालय के बगैर विचारधारा कार्यकर्ता तक पहुंचती नहीं है। विचारधारा के बगैर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कल्पना ही नहीं कर सकते हैं और कार्यकर्ता बगैर की भारतीय जनता पार्टी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है. കാര്യാലയം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ആദർശത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം കൂടിയാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരില്ലാതെ പാർട്ടിയില്ല. നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാം എന്നുള്ളത് പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ്. इसलिए हमारे लिए केरल के सचिवालय में मुख्यमंत्री बिठाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है कि हमारा कार्यालय कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकसित केरल का एक नींव डालने का कार्यक्रम बने. അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിലേക്ക് ജനപ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലും വലിയ കാര്യമാണ് സംസ്ഥാന കാര്യാലയം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് വികസിത കേരളം സാധ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നതും. भाइयों बहनों, महान नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखी है. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി വികസിത ഭാരതം എന്ന സങ്കല്പമാണ് രാജ്യത്തെ 145 കോടി ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. और मैं केरल के भाइयों बहनों को बताने आया हूं, विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम से होकर ही जाता है. കേരളത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വികസിത ഭാരതം എന്നുള്ളത് വികസിത കേരളത്തിൽ കൂടിയാണ് സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിക്കാതെ വികസിത ഭാരതം സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നില്ല. और महान केरल राज्य जो अनेक संस्कृतियों का मिल मिलाप कर आगे बढ़ने वाला राज्य है, विकसित केरलम आज से भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य बनने वाला है. ഈ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ വിവിധ ആശയധാരകളുടെ കേന്ദ്രമായ കേരളത്തിൽ വികസിത കേരളം എന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആശയമാണ് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകാൻ പോകുന്നത്. भाइयों बहनों, जिस आधार पर विकसित केरलम की कल्पना हम करते हैं, उसके मूल में मोदी जी के 3 सिद्धांत हैं. पहला, करप्शन बगैर का गवर्नेंस. ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നാം വികസിത കേരളം എന്ന സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദി മുൻപോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് അഴിമതിരഹിത ഭരണം. दूसरा, सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होगा. വിവേചനമില്ലാതെ സർക്കാർ പരിപാടികളുടെ നടപ്പാക്കൽ. और तीसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर केरल के विकास की संकल्पना. പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനം. भाइयों बहनों, कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा दोनों केडर बेस्ड पार्टी है. CPM-ഉം BJP-യും കേഡർ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പാർട്ടികളാണ്. मगर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केरल का विकास, इसके ऊपर कैडर का विकास है. പക്ഷേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം,
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിന്റെ വികസനമാണ് എങ്കിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ അണികളുടെ വികസനം മാത്രമാണ്. और भारतीय जनता पार्टी के लिए कैडर के विकास के ऊपर विकसित केरलम है. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ബിജെപിക്കാരുടെ ലക്ഷ്യത്തിനും ഉപരിയായി ഈ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനമാണ്. और मित्रों, एलडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, केरल की जनता ने कई साल तक दोनों को मौके दिए, मगर दोनों ने किया क्या? हिंसा, भ्रष्टाचार, वोट बैंकों की निर्मिति, एपीसमेंट और देश विरोधी तत्वों का केरल में पनाहगाह बनाने का काम किया है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ അവരെന്താണ് തിരിച്ചു നൽകിയത്? അക്രമവും അഴിമതിയും പ്രീണനവും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയവും എന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കേരളത്തെ ദേശവിരുദ്ധ നറേറ്റീവുകളുടെ ദേശവിരുദ്ധന്മാരുടെ താവളമാക്കി കൂടി അവർ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. मित्रों, जब पीएफआई की गतिविधि इतनी बढ़ी, मोदी जी ने पीएफआई पर प्रतिबंध डाला. मैं आज पूछना चाहता हूं, जिस धाराओं के तहत मोदी जी ने पीएफआई पर प्रतिबंध किया, वो सारी धाराएं केरल सरकार के पास भी सारी शक्तियां थी. क्यों केरल की लेफ्ट सरकार ने पीएफआई को प्रतिबंधित नहीं किया? और पीएफआई बढ़ता 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 भारत के अन्य हिस्सों में जब गया, तब मोदी जी ने पीएफआई को बैन कर सारे राष्ट्र विरोधी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കേരളത്തിൽ തഴച്ചു വളർന്ന മതതീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയം, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മതതീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയത്തെ തടയിട്ടത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പിഎഫ്ഐക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ എടുത്തതെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിഎഫ്ഐയെ മോദി സർക്കാർ നിരോധിച്ച ശേഷവും കേരളത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലും അകത്തും പുറത്തുമുള്ള മുഴുവൻ മത തീവ്രവാദികളെയും ജയിലിനകത്ത് പിടിച്ചിടാൻ, ജയിലിലിടാൻ സാധിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മാത്രമാണ്. भाइयों बहनों, आज मैं केरल की जनता को कहने आया हूं, आप परिवर्तन चाहते हैं तो एलडीएफ को निकालने के लिए यूडीएफ को वोट देते हैं और यूडीएफ को निकालने के लिए एलडीएफ को वोट देते हैं, मगर दोनों परिवर्तन नहीं कर सकते. अब समय आ गया है कि परिवर्तन करने के लिए, विकसित केरलम बनाने के लिए सीधा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट करिए. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മാറ്റമാണെങ്കിൽ എൽഡിഎഫിനെ മാറ്റി യുഡിഎഫിനെ മാറ്റി എൽഡിഎഫിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പതിവ് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇത് വികസിത കേരളമാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇതാ സമയമായിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച് ഒരു വികസിത കേരളം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയം ആഗതമായിരിക്കുന്നു. अभी अभी कम्युनिस्ट नेता एक कांग्रेस में कह रहे थे कि भाजपा उत्तर भारत की पार्टी, उनको मालूम नहीं है असम में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में लेफ्ट को हटाकर हमने सरकार बनाई है, ओडिशा में हमने सरकार बनाई है, तेलंगाना में हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं लोकसभा के चुनाव में, और तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं. സാധാരണഗതിയിൽ സിപിഎമ്മുകാരും കോൺഗ്രസുകാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടിയാണ്, വടക്കേ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കിഴക്കൻ നാടുകളിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശമായ ആസാമിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ത്രിപുരയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ തറപറ്റിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഒറീസ ബിജെപിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. തെലങ്കാനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇതാ തമിഴ്നാട്ടിലും നമ്മൾ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. भाइयों बहनों, हम जब ओडिशा में मेहनत कर रहे थे तब भी हम पर एक ताने कस रहे थे. ओडिशा में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है.
ഒറീസയിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ പരിഹസിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒറീസയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. आसाम में भी हमें ताने कसे जाते थे. आसाम में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जीत कर आई है. അസാമിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്ക് പരിഹാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ തുടർച്ചയായി 2 തവണ അസാമിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിലെത്തി. और मैं केरल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं. 2014 के इलेक्शन में केरल की जनता ने भाजपा को 11% वोट दिए. 19 में 16%, 24 में 20% वोट दिया. अब बारी है भाजपा की सरकार बनाने की बारी है. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. 2014 നമുക്ക് 11% വോട്ട് നൽകി. 2019 ആയപ്പോൾ അത് 16%. 2024 ആയപ്പോൾ 20% വോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ബിജെപിക്ക് നൽകി. ഇതാ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള അവസരം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. मैं केरल के मतदाता भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि 2026 का चुनाव एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लड़ने जा रहा है. ഈ നാട്ടിലെ വോട്ടർമാരോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, 2026 നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും. और भाइयों बहनों, यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता, 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बैठे. ഇവിടെ मैं उनको याद कराने आया हूं कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की लेफ्ट के गुंडों ने हत्या की है. हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है. उनके परिवारों ने, किसी ने पति, किसी ने भाई, किसी ने बेटा गंवाया है. वो सभी का स्वप्न था केरल में एनडीए बीजेपी की सरकार बने. अब स्वप्न सच करने का समय आ गया है. जिस पार्टी को 20% वोट मिल जाए वो 35% वोट प्राप्त करने में देरी नहीं करती. आज इस सम्मेलन में से आप सभी लोग संकल्प लेकर जाएं कि आने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव में एनडीए 21,000 स्थानों पर लड़ेगी और 25% वोट के साथ हर बूथ में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएगी. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 10,000 പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ഇടതുപക്ഷം കൊന്നുതള്ളിയ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ പറ്റി. 100 സഹപ്രവർത്തകന്മാരെയാണ്, ധീരബലിദാനികളെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. ഭർത്താവിനെ, മകനെ, സഹോദരനെ, സഹോദരിയെ ഒക്കെ അവരുടെ ക്രൂരത ഇല്ലാതെയാക്കി. പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളം ഭരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സംസ്ഥാനത്തെ 21,000-ഓളം വരുന്ന വാർഡുകളിൽ മത്സരിക്കും. 25%-ലധികം വോട്ട് നേടി ബഹുഭൂരിപക്ഷം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബിജെപി വിജയക്കൊടി പാറിക്കും. भाइयों बहनों, एलडीएफ और यूडीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचारी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड है. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് അഴിമതിയുടെ മുൻകാല ചരിത്രമാണ് അവർക്കുള്ളത്. एलडीएफ में एक्सप्लोजिव घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, एआई कैमरे का घोटाला, लाइफ मिशन का घोटाला, के फोन परियोजना का घोटाला, पीपीई किट का घोटाला, और अब विजयन जी चिढ़ जाते हैं, मगर मुझे तो कहना चाहिए सोने की तस्करी का घोटाला, स्टेट स्पॉन्सर सबसे बड़ा घोटाला पूरे भारत में. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൽഡിഎഫിന്റെ അഴിമതിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സഹകരണ ബാങ്ക് അഴിമതി, എക്സാലോജിക് അഴിമതി, ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതി, കെ ഫോൺ അഴിമതി,
PP കിറ്റ് അഴിമതി, അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് അഴിമതികളാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വിദേശത്താണെങ്കിലും ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയനോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ രാജ്യം കണ്ട സംസ്ഥാന ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. और UDF भी कोई कम नहीं है. बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह. UDF को भी जब भी मौका मिला करप्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी. मैं 2-3 चीज ही बताना चाहता हूं क्योंकि उनका तो वाइंडिंग अप का टाइम आ गया है. UDF जब सत्ता में थी, बाहर रिश्वतकांड, सोलार घोटाला, पलारीवट्टम पुल घोटाला, अनेक घोटाले UDF की सरकार ने भी किए हैं. और मोदी सरकार के 11 साल हो गए, ऑपोजिशन भी हम पर एक भी घोटाले का आरोप भी नहीं लगा पाया. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസുകാര്, UDFകാര് അവരും അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. അവർ അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അളിയനുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ചില അഴിമതികൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. അവരെന്തായാലും അടച്ചുപൂട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബാർക്കോഴ, സോളാർ കോഴ, പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി തുടങ്ങിയ നിരവധി അഴിമതികൾ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം പോലും ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके माध्यम से केरल की जनता को कहने आया हूं, विकसित केरलम का नारा भाजपा NDA के अलावे संभव ही नहीं. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുദ്രാവാക്യമായ വികസിത കേരളം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ BJP ഇല്ലാതെ വികസിത കേരളം സാധ്യമാകില്ല. अभी अभी हमने देखा, मोदी जी ने विंझीजम बंदरगाह का लोकार्पण किया. दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी कंटेनर हैंडलिंग तकनीक के साथ ये केरल के विकास में कंट्रीब्यूट करेगा. നാം കണ്ടു, നരേന്ദ്രമോദി വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി അടക്കമുള്ള നിരവധി വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഗതിവേഗം കൂട്ടി. 4000 करोड़ से ज्यादा की केंद्रीय योजना उसी दिन लोकार्पण किया. 4000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് നരേന്ദ്രമോദി സമർപ്പിച്ചത്. जिसमें 1800 करोड़ का ड्राई डॉक शामिल है. അതിൽ 1800 കോടി രൂപയുടെ और मोदी सरकार ने ड्राई डॉक, കൊച്ചിയിലെ ഡ്രൈ ഡോക്ക് പദ്ധതി 1800 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 65,000 करोड़ 40 नेशनल हाईवे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से भेजा. 14 ദേശീയ പാതകൾക്കായി 65,000 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് മോദി സർക്കാർ നൽകിയത്. 2 वंदे भारत ट्रेनों से 11 जिलों को 11 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम किया. 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളിൽ കൂടി 11 ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഓടിച്ചു. और 2004 में केरल का रेलवे के लिए बजट सिर्फ 372 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 3700 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2004 കേരളത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന റെയിൽവേ ബജറ്റ് എന്നുള്ളത് 372 കോടി രൂപയുടേതായിരുന്നുവെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിന്ന് 3700 കോടി രൂപയുടെ റെയിൽ വികസനമാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. इसके अलावे 3000 करोड़ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का इसके लिए हमने किया. 100% റെയിൽ ലൈനുകൾ വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് 3000 കോടി രൂപ ഇതുകൂടാതെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. बहुत लंबी सूची है. कांग्रेस सरकार से अनेक गुना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने केरल के विकास के लिए भेजा है. इसका पूरा लिस्ट
आना पाई का हिसाब मैं आज भाजपा कार्यालय से प्रेस नोट के माध्यम से सार्वजनिक करूंगा. ഇവിടെ വലിയ പട്ടികയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വികസന കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തേക്കാൾ പല മടങ്ങ് യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തേക്കാൾ പല മടങ്ങ് കോടി രൂപയുടെ വികസനമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേരളത്തിനായി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ അണ പൈസ മുറിയാതെയുള്ള കണക്ക്, കൃത്യമായ കണക്ക് ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ്. भाइयों बहनों, इस सब के साथ साथ मोदी जी ने सालों से पेंडिंग देश के कई उलझे हुए सवालों का जवाब लाने का काम किया है. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് മുടങ്ങിക്കിടന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ജീവൻ നൽകി. मुझे जरा हाँ ना में जवाब दीजिएगा. നിങ്ങൾ അതെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറയണം. धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? 370 വകുപ്പ് മാറ്റണമോ വേണ്ടയോ? जरा जोर से बोले, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? राम मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? രാമ മന്ദിർ വേണമോ വേണ്ടയോ? पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? പോപ്പുലർ ഫണ്ടിനെ നിരോധിക്കണമോ വേണ്ടയോ? ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കണമോ വേണ്ടയോ? अरे वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर वक्फ बोर्ड में से करप्शन समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിൽ കൂടി വഖഫ് ഭൂമിയിലുള്ള അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കണമോ വേണ്ടയോ? ये सारी चीजों के लिए ना एलडीएफ सहमत है ना यूडीएफ सहमत है. ഈ മുഴുവൻ केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए. ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഈ അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് എൽഡിഎഫോ യുഡിഎഫോ സമ്മതമല്ല. പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ മാത്രമാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായത്. मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, पानी, 5 लाख तक का इंश्योरेंस, 5 किलो अनाज और कई सारी सुविधाएं ये 11 साल में देने का काम किया है. ഈ രാജ്യത്തെ 70 കോടി വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സൗജന്യമായി വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും വീടും എത്തിച്ചു. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകി. 5 കിലോ വീതം സൗജന്യമായ റേഷനും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारे देश की इकोनॉमी को 11th प्लेस से 4th प्लेस पर ले जाने का काम किया है. 11ാമത്തെ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഇന്ന് 4ാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു. और सबसे बड़ा काम किया है, मोदी जी ने भारत को सुरक्षित बनाने का काम किया है. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഭാരതത്തിനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി നരേന്ദ്രമോദി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. मैं आज फिर से यहां कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 को पूरा देश नक्सलिज्म से मुक्त हो जाएगा. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, 2026 മാർച്ച് ആയപ്പോഴേക്കും രാജ്യം നക്സലിസത്തിൽ നിന്ന് മോചിതമായിരിക്കുന്നു. और ये टेररिज्म को मोदी जी और भाजपा के अलावे कोई जवाब दे नहीं सकता. മോദിജിക്കോ ബിജെപിക്കോ അല്ലാതെ തീവ്രവാദത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया. ഉറിയിൽ ആക്രമണമുണ്ടായി, നമ്മൾ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലൂടെ മറുപടി നൽകി. पुलवामा में हमला हुआ, हमने एयर स्ट्राइक किया. പുൽവാമയിൽ തീവ്രവാദാക്രമണം ഉണ്ടായതിന് നമ്മൾ വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ മറുപടി കൊടുത്തു. और पहलगांव में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर मारा है. പഹൽഗാമിലുണ്ടായ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ തീവ്രവാദികളുടെ വീട്ടിലെത്തി നാം മറുപടി നൽകി. नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया है. നരേന്ദ്രമോദിജി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പേര് പെരുമ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും എത്തിച്ചു.
और मोदी जी ही विकसित केरलम के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। മോദി ജി തന്നെ വികസിത കേരളവും സാക്ഷാത്കരിക്കും. हम जब जब भी केरल की जनता के सामने आए, हमारे वोट की आपने बढ़ोतरी कर दी है। കേരളത്തിൽ ബിജെപി ഞാൻ വന്നപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് ഷെയർ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. मैं आज केरल की जनता को फिर से अपील करने आया हूं. एक एक वाक्य का करो आप. വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. अब बीजेपी ग्रोइंग पार्टी नहीं है. ബിജെപി ഇന്ന് വളരുന്ന പാർട്ടി മാത്രമല്ല. आप देखिए ये सारे कार्यकर्ता सारे केरल से आए हैं. केरल के हर बूथ तक बीजेपी की रीच हो चुकी है. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം കേരളത്തിന്റെ ഓരോ ബൂത്തിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ശക്തമായ പാർട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. और केरल में अब परिवर्तन के लिए एलडीएफ को निकालकर यूडीएफ को निकालकर एलडीएफ को वोट करने की जरूरत नहीं है. सच्चा परिवर्तन करना है तो एनडीए को वोट दीजिए. वो ही विकसित केरलम बना सकते हैं. കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാറ്റത്തിന് കേരളം വികസിക്കണമെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ മാറ്റി വലതുപക്ഷത്തെ മാറ്റി ഇടതുപക്ഷത്തെ കൊണ്ടുവരികയല്ല വേണ്ടത്. കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വികസനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കണം. और भाइयों बहनों, आप सब भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता हो. मैं आज आपको अपील करने आया हूं. इस लोकल बॉडी के चुनाव में हमने 21,000 सीट लड़ना और 25% से ज्यादा वोट प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है. ഈ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കരുത്തരായ സഹപ്രവർത്തകർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗ്യമായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാം 21,000 സീറ്റുകളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. 25% വോട്ട് നൽകി ആ വോട്ടെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. मुझे बताइए, आज से लेकर नवंबर तक का पूरा टाइम विकसित केरलम के लिए भाजपा को समर्पित करेंगे क्या? ഇന്നു മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള സമയം വികസിത കേരളം എന്ന ബിജെപി ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? अरे जोर से बोलो, करेंगे. ചെയ്യില്ലേ? एनडीए को मजबूत करेंगे. एनडीए ശക്തിപ്പെടുത്തില്ലേ? 21,000 सीट दमखम के साथ लड़ेंगे. 21,000 सीटिൽ 25% से वोट शेयर बढ़ाएंगे. 25% वोट किട്ടി. तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए. രണ്ട് കൈകളും നീട്ടി ഉറക്കെ പറയൂ. विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. तो केरल के तिरुवनंतपुरम से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां विकसित केरलम सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे. साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से केरल में लेफ्ट सरकार ने विकास को बाधा बनाया है. साथ ही साथ उन्होंने यूडीएफ एलडीएफ का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह से ये सरकारें भ्रष्टाचार में भी लिप्त रही हैं. साथ ही साथ उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी बताई और बताया कि एनडीए सरकार किस तरह से लगातार पिछले 11 वर्षों से विकसित भारत के संकल्प को लेकर के काम कर रही है. उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि विकसित भारत का संकल्प जो है 2045 तक जब राष्ट्र को विकसित बनाना है तो दक्षिण जो राज्य हैं भारत के, उसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता और बहुत ही अहम हो जाता है कि दक्षिण राज्यों को भी विकसित बनाना होगा. साथ ही साथ उन्होंने एनडीए को वोट दिए जाने की भी अपील की और उन्होंने ये भी कहा कि वोट देना आखिर क्यों जरूरी हो जाता है, क्यों आवश्यक हो जाता है, क्योंकि तमाम वो सरकारी योजनाएं हैं जो नहीं पहुंच पा रही है, केरल तक नहीं पहुंच पाती. ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां एनडीए शासित राज्य विकसित हो रहे हैं लेकिन केरल में वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है. तो जरूरी है कि एनडीए के पक्ष में मतदान किया जाए, सरकार बनाई जाए. उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि पीएफआई पर
लेफ्ट सरकार अंकुश नहीं लगा पाई। वो एनडीए की ही सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार है जिनके नेतृत्व में पीएफआई को भी प्रतिबंधित किया गया। और इसके साथ ही फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी